कितना खूबसूरत, कितना साफ और कितना अच्छा लगता है। अक्सर आईने में देखकर लोग मुस्कुराते हैं और बड़े बड़े शायरों ने आईने पर कई शेर लिखे हैं। द वर्ल्ड ऑफ मिरर्स इज फैसिनेटिंग। कई रिश्तों की मिसालें दी जाती हैं, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता आईने की तरह साफ है। लेकिन जब आईना टूट जाता है तो वो आईना एक तेज धार का हथियार बन जाता है और उसके टुकड़े जरा सा चुभ भी जाए तो खून बहने लगता है और वो घाव कई दिन तक चुभता है। आईना टूटने और भरोसा टूटने में ये बात कॉमन है। दोनों ही केसेस में टूट के जुड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है जी। और दोनों के ही टूटने पर घाव काफी गहरा लगता है। और मैं ना आपको सुनाने जा रहा हूं एक नया केस। एक ऐसा केस जो बीते वक्त का है, लेकिन लगेगा जैसे कि आजकल की ही कहानी है। और हाँ, तो अब ये किस्सा शुरू करते हैं। इस एपिसोड में जो केस है, ये शुरू तो काफी पहले हुआ था, लेकिन जिस दिन पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हुई, उस दिन तारीख थी 29 अगस्त 1952। यानी आज से लगभग 70 साल पहले का केस है ये। भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक ट्रेन चलती थी, इंडो सिलोन एक्सप्रेस, जिसमें आधा सफर ट्रेन से तय किया जाता था और बाकी का सफर पानी के रास्ते। ये ट्रेन चेन्नई स्टेशन से धानुकोष्टी तक पहुंचने में 675 किलोमीटर का सफर 19 घंटे में तय करती थी। 29 अगस्त के दिन जब ये ट्रेन मानामदुराई के पास पहुंची, ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बैठे लोगों ने टीटी को शिकायत की। कंपार्टमेंट में एक संदूक रखा था जिसमें से बहुत सड़ी सी बदबू आ रही थी। कुछ देर के बाद रेलवे पुलिस ने उस संदूक को ट्रेन से उतारा। संदूक को खोला गया। वहां मौजूद कुछ लोगों की चीखें भी निकल गई। संदूक में ढेर सारे टुकड़े थे, लाश के टुकड़े। काफी मशक्कत से टुकड़े टुकड़े जोड़कर उस एक लाश को इकट्ठा किया गया। सभी बॉडी पार्ट्स लगभग मिल गए थे, लेकिन आदमी का सर गायब था। समय को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं एक दिन पीछे। 28 अगस्त 1952। एक महिला अपने पति को ढूंढ रही थी। उस समय के मद्रास शहर में वो लगभग हर मोड़, चौराहे और गली में नजर दौड़ा रही थी। उसका पति काम के लिए निकला, लेकिन रात को घर लौटा ही नहीं। उस वक्त मोबाइल था नहीं और टेलीफोन जैसी सुविधाएं कुछ खास लोगों के पास ही थी। अपने पति को ढूंढते हुए वो महिला उस दुकान पर गई
जहां पर उसका पति काम करता था। वो दुकान जेम एंड कंपनी। उन दिनों ये कंपनी अपने महंगे फाउंटेन पेन्स के लिए मशहूर थी। इन दिनों उस जगह को पेरी कॉर्नर कहा जाता था। वो औरत दुकान पर गई और वहां काम करने वाले बाकी लोगों से अपने पति के बारे में पूछा। दुकान वालों ने बताया कि उसका पति पिछले दिन की दोपहर में दुकान से निकला था, ये कहकर कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने रोयापुरम जा रहा है। लेकिन उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि भला वो घर वापस क्यों नहीं आया। उसका पति हर रोज दोपहर का खाना खाने घर आया करता था। अचानक बिना किसी को कुछ बताए उसका पति कहाँ गायब हो गया था। उस महिला ने सभी जानने वालों, रिश्तेदारों और से पता किया, लेकिन किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। जेमन कंपनी के मालिक कन्नन चट्टी से उस औरत ने मदद मांगी। उसे पुलिस में एफआईआर लिखवानी थी, अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट की। उस समय मद्रास के लॉ कॉलेज पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मिसिंग पर्सन के कॉलम में उस औरत के पति का नाम लिखा गया, लवंदर, सिटी बिजनेसमैन मिसिंग। अगस्त में द हिंदू नाम के अखबार ने इस न्यूज को छापा। अलवंदर ब्रिटिश फौज में काम किया करता था। वो दूसरे विश्व युद्ध के समय सब डिविजनल ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग मद्रास के आर्मी हेडक्वार्टर्स में थी। फौज छोड़ने के बाद अलवंदर ने प्लास्टिक के सामान का बिजनेस शुरू किया। दरअसल जेमन कंपनी के मालिक कन्नन चट्टी ने अलवंदर को अपनी दुकान के सामने एक छोटी सी जगह दी थी, जहां पर वो अपना प्लास्टिक का सामान लगाया करता था। अलवंदर के दो बच्चे भी थे। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर चलाने में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। अलवंदर बिजनेस का पक्का खिलाड़ी था। बिजनेस छोटा था, लेकिन वो खूब समझ से उसे चला रहा था। प्लास्टिक के सामान के अलावा उसका साड़ी का बिजनेस भी था। उन दिनों में भी वो साड़ी के कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेता था। वो उभरता हुआ बिजनेसमैन अलवंदर अचानक कहीं गायब हो गया था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुट चुकी थी। साथ ही दुकान के मालिक कन्नन चट्टी ने अलवंदर की पत्नी को रोयापुरम में रहने वाले अलविंदर के दोस्त से मिलकर जानकारी हासिल करने को कहा। बड़ी मशक्कत के बाद रोयापुरम के उस दोस्त का एड्रेस मिला। वहां पहुंचने पर एक औरत ने दरवाजा खोला। औरत का नाम था देवकी मेनन। देवकी ने बताया कि अलवंदर उसके घर कभी आया ही नहीं और वो उसे ढूंढने में कोई मदद नहीं कर सकती। कनन चट्टी और अलवंदर की पत्नी ने पुलिस को ये पूरी जानकारी दी। अलवंदर कह के निकला था कि वो रोयापुरम जा रहा है, लेकिन रोयापुरम में देवकी ने कहा कि वो वहां आया ही नहीं। एक कांस्टेबल अपनी साइकिल चलाता हुआ सीधा देवकी मेनन के घर पहुंचा और वहां देवकी थी नहीं। वहां दरवाजे पर ताला लगा था। ताला केस पर लगे ताले की चाबी बनने वाला था। कांस्टेबल ने देवकी मेनन के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करी। दूसरी तरफ संदूक से मिली उस आदमी की लाश का मुआयना चल रहा था।
इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लाश एक मुस्लिम आदमी की थी। सरकमसिजन का होना और लाश पर से हरी जुराब का बरामद होना, इन दो फैक्ट्स के आधार पर उस आदमी को मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। साथ ही ये भी बताया गया कि उसकी उम्र 25 साल है। कुछ और टेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के लिए बॉडी को मद्रास की एक बड़ी लैब में भेजा गया। कांस्टेबल अपनी जांच पूरी कर चुका था। देवकी मेनन और उसका पति प्रभाकरा मेनन बॉम्बे चले गए थे। यूं ही अचानक कांस्टेबल ने आसपास के लोगों से पता किया तो वहां एक साइकिल की दुकान वाले ने कंफर्म किया कि अलवंदर वहां आया था। अहम लीड के साथ वापस आते हुए कांस्टेबल काफी खुश था। वो साइकिल से लौट रहा था कि वहां पास के एक सी शोर पर किनारे के पास एक थैली ने उसका ध्यान खींचा। उसने रुककर उस थैली को पानी से निकाला। थैली के अंदर एक ब्राउन रंग की शर्ट में कुछ लिपटा हुआ था। जब कांस्टेबल ने शर्ट खोली तो उसमें लवंदर का सर था। उसका कटा हुआ सर। संदूक से निकला शरीर और समंदर से निकला सर। यह केस एक नया मोड़ लेने वाला था। 1950s की बात है। मद्रास के ब्रॉडवे इलाके में एक सिनेमा हॉल था, मिनर्वा। उस समय काफी पॉपुलर था और इस सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखना अपर क्लास सोसाइटी का शौक माना जाता था। ट्रेन में बॉडी मिलने से कई दिन पहले का एक किस्सा है। तो केस के बारे में आपको एक और पहलू बताएगा। देवकी अपने पति मेनन के साथ एक दिन मिनर्वा थिएटर में आई थी। लेट नाइट शो था और टिकट्स बड़ी मुश्किल से मिली थी। फिल्म शुरू हुई और साथ ही मेनन और देवकी का झगड़ा भी। हाउ डू यू नो दैट सेल्समैन? कैसे जानते हो तुम उसको? मैं उसे नहीं जानती। लेट्स वॉच द मूवी। दैट स्टूपिड प्लास्टिक सेलर मुझे बोलता है कि यू आर लकी टू मैरी दिस वंडरफुल वुमन। तुम ओवरथिंक कर रहे हो। అలాంటిదేమీ లేదు। ओवरथिंक? वो स्माइल कर रहा था तुमको देख के। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे झूठ बोलती हो। उसके साथ था कुछ तुम्हारा। मेनन बोलता गया टेल मी द ट्रूथ। और देवकी उसे सुनती रही। उसकी आंखें भरने लगी थी। झगड़ा इतना बढ़ गया, फिल्म खत्म होने से पहले ही उन्हें बाहर आना पड़ा। अब तक आपने सुना कि अलवंदर एक प्लास्टिक व्यापारी था और एक दिन अपने किसी दोस्त से मिलने रोयापुरम के लिए निकला था, लेकिन दुकान पर वापस नहीं आया। अलवंदर की पत्नी अगले दिन उसे ढूंढने निकलती है और थक हार के जेमन कंपनी के मालिक की मदद से पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। लॉ कॉलेज पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल को रोयापुरम में रह रही अलवंदर की दोस्त देवकी मेनन के घर भेजा जाता है। देवकी ने पहले इनकार किया था कि अलवंदर वहां कभी आया ही नहीं। जब
कांस्टेबल देवकी के घर पहुंचता है, वहां घर पर ताला लगा होता है। आसपास वालों से जांच पड़ताल करके लौटते समय कांस्टेबल को समंदर के किनारे एक थैली के अंदर शर्ट में लिपटा हुआ एक सर मिलता है। आइए अब ये कहानी आगे सुनाता हूं। उस कटे हुए सर के बारे में पुलिस चौकी तक खबर पहुंचती है और टीम्स रवाना हो जाती है। बीच पर एक सर मिला और एक दिन पहले ट्रेन में एक बिना सर की लाश मिली। Investigating officer's mind had one constant thought. The head of the headless body was found. Evidence and body parts were sent for forensic studies. And then the police waited for results. एक चीज साफ थी. One thing was clear. That Alavandar was dead. डॉक्टर सीबी गोपाल कृष्णा की रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगा। उस समय के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने काफी जल्दी ये रिपोर्ट्स तैयार कर दी थी। रिपोर्ट्स में लिखा था कि मरने वाले की उम्र करीबन 42 से 45 साल के बीच है। जिस समय बॉडी मिली उस समय उस आदमी को मरे हुए 48 घंटे हो चुके थे। मरने वाला अलवंदर ही है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने ब्रिटिश मिलिट्री रिकॉर्ड से अलवंदर की फाइल भी निकलवाई। क्योंकि अलवंदर ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुका था तो वहां उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। फिंगरप्रिंट्स मैच करने के बाद अलवंदर की पत्नी को बुलाया गया और उन्होंने आकर बॉडी को आइडेंटिफाई किया। देवकी के घर पे लगा ताला अब तक पुलिस के लिए सबसे बड़ी लीड थी। इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए मद्रास पुलिस की एक टीम को बॉम्बे भेजा गया। ये देश की इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री में पहला वाकया था जब स्टेट पुलिस के अधिकारियों ने केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्लाइट से ट्रैवल किया था। मुंबई को उन दिनों बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। उस समय भी सपनों की नगरी जैसा ही खूबसूरत था मुंबई शहर, लेकिन यहाँ पर देवकी और मेनन सपने देखने नहीं आए थे। यहाँ वो छिपने के लिए आए थे। बॉम्बे पुलिस की मदद से कुछ ही दिनों में देवकी को अरेस्ट किया गया और फिर उसके पति मेनन को। मेनन उस समय अपना हुलिया बदल कर घूम रहा था। मूछे हटा दी थी, बाल छोटे करवा लिए थे और अपना पहनावा भी बदल लिया था। अब मेनन के ऐसे करने के पीछे दो कारण हो सकते थे। या तो मेनन बॉम्बे में बाल और मूछें कटवाने आया था या फिर वो अपनी पहचान छिपा रहा था। जब मियां बीवी से इंटरोगेशन की गई तब समझ आया कि कारण दूसरा वाला ही था। तो किस्सा वहां से शुरू हुआ जब अलवंदर ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की। यूनिफॉर्म के रुबाब ने अलवंदर के अंदर कुछ ऐसे जज्बात पैदा कर दिए थे कि उसे लगने लगा था कि वो अब किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। कुछ लड़कियों से अलविंदर के अफेयर्स भी रहे। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए अलविंदर अलग अलग तरीके आजमाने लगा। उसने अफीम खाना शुरू कर दिया था। वो कहता यही था कि ये एस्मा की दवा है, लेकिन ऐसा
हाँ नहीं, उसे लगता था कि अफीम से उसकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसने सरकमसिजन या खतना भी करवा लिया। किसी दोस्त ने उससे कहा कि सरकमसिजन से सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है, और इसने बिना सोचे समझे वो भी करवा लिया। इस वजह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस को संदूक में एक लाश मिली, उन्हें लगा कि मरने वाले आदमी का रिलीजन कुछ और है। अपनी पत्नी को अंधेरे में रखकर अलवंदर ने कई लड़कियों से नाजायज रिश्ता कायम किया। घर से हमेशा तैयार होकर निकलता था अलवंदर, गली में नेकटाई या बोटाई लगाए और परफ्यूम में नहाए हुए हर जगह पहुंचना एक किस्म से अलवंदर की पहचान बन गई थी। एक दिन अलवंदर की दुकान पर देवकी आई। अब देवकी की शादी नहीं हुई थी। देवकी यंग थी, ग्रेजुएट थी और दिखने में भी खूबसूरत थी। अलवंदर और देवकी की दोस्ती हुई, फिर एक के बाद एक मुलाकातें हुई और फिर दोनों के बीच में प्यार। लेकिन फिर देवकी वापस केरला चली गई। वहां उसकी मेनन से शादी हुई और शादी के कुछ वक्त बाद ही वो वापस मद्रास आ गई। देवकी एक दिन जब इत्तेफाकन अपने पति के साथ अलवंदर की दुकान पर गई, तो उसे एहसास हुआ कि अलवंदर की नीयत ना उस समय ठीक थी, ना आज ठीक है। साड़ी खरीदने के बाद मियां बीवी घर लौट आए और घर आकर जब फिल्म देखने गए तो उनका झगड़ा हो गया। रात में घर पर देवकी ने अपने पति को सारी सच्चाई बताई। देवकी ने यह भी बताया कि जब से अलवंदर को मालूम हुआ है कि देवकी कहाँ रहती है, वो अक्सर घर के चक्कर काटता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसे बदनाम कर देगा। अलवंदर देवकी को फोर्स कर रहा था कि वो उसके साथ प्यार करे और उसे वो सब करने दे जो उसका पति उसके साथ करता है। देवकी के पति मेनन के सर पर खून सवार हो गया। देवकी भी अलवंदर की घटिया सोच और रोज रोज की धमकियों से परेशान हो चुकी थी। 28 अगस्त के दिन जब अलवंदर दुकान से निकला था, उससे पहले देवकी खुद दुकान पर गई थी। देवकी ने अलवंदर से उसके साथ चलने को कहा और अलवंदर ने वैसा ही किया। दुकान से अकेला निकला, लेकिन रास्ते में देवकी के साथ था। वो दोनों रोयापुरम में उसके घर पहुंचे। अंदर पर मेनन पीछे से फार करता है। जब अलवंदर जमीन पे गिर जाता है तो दोनों पति पत्नी मिलकर उसे मार डालते हैं। मेनन अलवंदर का गला काट देता है। अलवंदर एक अच्छा इंसान था या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वो सेक्स मेनियाक था, शायद। हाँ, वो अच्छे कैरेक्टर का नहीं था, यकीनन। वो रिश्ते में लॉयल नहीं था 100%। लेकिन उसकी जान लेने का हक मेनन को नहीं था। किसी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का हक बिल्कुल नहीं है। लेकिन देवकी और मेनन ने जो करना था वो कर दिया था। अलवंदर को मारकर उसका गला काटा, उसकी शर्ट में उसका सर लपेटा और उसकी बॉडी एक बड़े से संदूक में डालकर बांध दिया। संदूक में डालने से पहले उन्होंने अलवंदर के सारे कपड़े उतार दिए, सिवाय उसके सॉक्स के।
रात होते के साथ ही सर को ले जाकर बीच पर एक गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और बाकी की बॉडी लोहे के संदूक में बांधकर वो एक ट्रेन में चढ़ाते हैं। इंडो सेलों एक्सप्रेस के उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे देवकी और उसका पति मेनन, और उनके साथ में था अलवंदर का शरीर और सर धड़ से अलग। 2 स्टेशन के बाद देवकी और मेनन ट्रेन से उतर गए। एक तरह से परफेक्ट मर्डर था, लेकिन आप तो जानते हैं इस जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं। पुलिस को वो ऑटो वाला मिल गया जिसने उस दिन अलवंदर को रायापुरम में देवकी के घर के बाहर छोड़ा था। आखिरी बार अलवंदर को जिंदा देखा था एक साइकिल रिपेयर शॉप वाले ने। साइकिल रिपेयर शॉप वाले ने बताया कि उसने अलवंदर को देवकी के घर जाते देखा था पर वापस आते नहीं देखा। पुलिस ने देवकी को मौका दिया कि वो सरकारी गवाह बन जाए, लेकिन देवकी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। वो अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। देवकी चाहती तो रिहा हो सकती थी, मगर उसने अपने पति का साथ दिया। अदालत ने इस केस में फैसला दिया। वो कुछ ऐसा था, एक पति पत्नी ने खुद को बचाने के लिए और एक पति ने अपनी पत्नी की इज्जत को बचाने के लिए कत्ल किया। अदालत ने इसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का नाम दिया। कोर्ट ने अलवंदर के मर्डर के केस में मेनन को 5 साल की सजा सुनाई और देवकी को 3 साल की सजा। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। मीडिया ने इस केस को ब्लैक जस्टिस भी कहा, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग भी तो ये मानते थे कि जो हुआ ठीक हुआ।